ठीक है, कल जिन जिन टॉपिक को स्टार्ट किए थे, अगेन आई एम जस्ट रिकैपिंग इट, नथिंग मोर। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। हम लोग जो कल बताए थे कि लाइफ क्या होता है एंड हाउ विल यू जज वेदर समथिंग हैज़ लाइफ और नॉट लाइफ। तो क्या क्राइटेरिया होगा, व्हाट विल बी क्राइटेरिया दैट समथिंग हैज़ लाइफ। हम देख रहे हैं कि मीनाक्षी कल थी, कृति और मीनाक्षी तो वो है क्या, अनुराग था, आयुष्मान था, स्वप्निल था, सो मैंने और स्टूडेंट थे, नाम धीरे धीरे। तो अनुराग आप बताइए कैसे समझेंगे कि लाइफ का डिफाइनिंग फीचर क्या बताए थे। कॉन्शसनेस, सेकेंड थिंग मेटाबॉलिज्म एंड थर्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ समथिंग हैज़ लाइफ, अगर किसी भी चीज़ों में लाइफ है, हम लोगों में लाइफ है ना, ओके सिट डाउन, हम लोगों में लाइफ है, एग्री। तो हम लोगों में लाइफ है और इस दीवार में लाइफ नहीं है, तो कोई ना कोई तो होगा ना फीचर। तुम लोग अक्सर क्या जवाब देते थे, जनरल जवाब तुम लोग का क्या होता था कि सर लिविंग थिंग ग्रो करता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं ग्रो करता है, ऐसे ही बोलते हो। लिविंग थिंग्स में लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, इसी तरीके से बताते हो, ठीक है। लेकिन अब तुम ये चीज़ को जान लो, केवल कितने बार बताएगा बच्चा सब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। फीचर है, हम मान रहे हैं कि फीचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस यू कांट से दैट समथिंग हैज़ लाइफ। मतलब ग्रोथ के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पे आप तय नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। कैसे, तो ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। कल बताए थे तुम्हारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट है नॉन लिविंग थिंग। बाल ग्रो कर रहा है ना, नेल ग्रो कर रहा है ना, क्या ये लिविंग थिंग्स है? नहीं है ना, तो इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होता है। सो दैट ऑन पर्टिकुलर बेसिस क्या आप कहते हैं कि लिविंग थिंग्स में लाइफ होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में? अब तो ये कंप्लीट तुम्हारा बात एग्री नहीं हो पाएगा, इसके आधार पे तो तय नहीं करोगे। सेकेंड थिंग रिप्रोडक्शन के विषय में बताएं। तुम लोग कहते हो कि हम भी कह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ठीक है, सभी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है ना। लेकिन क्या ये 100% सत्य है? डू यू थिंक इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ? नहीं। कुछ म्यूल, एक बताए थे ना, म्यूल एक स्पीसीज है जो कि इनफर्टाइल होता है, वो उसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। हो सकता है म्यूल नहीं देखे हो, ठीक है, नहीं देखे हो, नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का फ़ोटो बार बार देखते हो, योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो बार बार टीवी में देखते रहते हो। क्या वो दोनों रिप्रोडक्शन किया अपने लाइफ में? क्या उनके संतान हैं? नहीं है ना, तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स है? लिविंग थिंग्स है ना, तो इसके आधार पे नहीं। लेकिन कॉन्शसनेस और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों फीचर क्या है? दीज थ्री फीचर्स, मतलब एकदम याद रखना है, थ्री डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ आर कॉन्शसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमको याद रखना है। कॉन्शसनेस का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अब देखो कैसे, इसी में तुम लोग को स्टिमुलस वर्ड भी कभी कभी पढ़े होंगे। स्टिमुलस कभी पढ़े कि नहीं? वर्ड कभी सुने कि नहीं? सुने ना, लेकिन क्या तुम लोग समझते हो कि स्टिमुलस किस चीज़ को कह रहे हैं? बोलिए बोलिए, स्टिमुलस किसको कहेंगे? ठीक है, स्टिमुलस। अब हम लोग कैसे, तो स्टिमुलस किन चीज़ को कहेंगे? एनीथिंग दैट ब्रिंग चेंजेस इन योर बॉडी आइदर फॉर ए टेम्पररी बेसिस और परमानेंटली। हम क्या बोले? एनीथिंग दैट ब्रिंग चेंजेस इन योर बॉडी आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? तुम पीछे हटोगे ना, इसका मतलब यहाँ जो हम थ्रो कर रहे हैं, दिस एक्शन इज अ स्टिमुलस। जब तुम्हारे आँख पे सडनली कोई टॉर्च को जला रहा है, आँख क्या होगा तुम्हारा? बंद हुआ तो पलक झपका ना, तो चेंज आया ना, तो ये तो एक्सटर्नल थिंग। लेकिन जब तुम कभी कभी खा लेते हो उल्टा पुल्टा, चूँकि हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे,
उल्टा पुल्टा खा लेते हो तो तुम्हारा एंजाइमेटिक एक्शन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकता है, या बाउल जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में बहुत सारा, उसमें यस कमिंग। यस कमिंग। ठीक है, तो उसमें भी चेंजेज आपको आता है, कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, कभी बोलते हैं ना, तो वो इंटरनल हो गया, या परमानेंट चेंज की बात करते हैं, हार्मोन। अब यस ठीक है, चलिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि हार्मोन के कारण, शांत रहो, हार्मोन के कारण क्या बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। अगर लड़कों में देखते हैं मूछ दाढ़ी का निकलना, ये परमानेंट चेंज है कि नहीं, ये हार्मोनल चेंज है, तो हार्मोन भी क्या होगा, स्टिमुलस हो जाएगा। स्टिमुलस कहते हैं एनीथिंग दैट ब्रिंग चेंजेस, यहाँ तक हो गया था हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग कोर्स पे लाइफ प्रोसेसेस कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन, यस्टरडे सो मेनी स्टूडेंट। हाँ आयुष्मान, ठीक है, मतलब कोई भी जो भी वर्क जो आपके लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है, उन्हीं को हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग का फर्स्ट क्या है टॉपिक, न्यूट्रिशन। तो हम लोग न्यूट्रिशन से स्टार्ट करें विदाउट मेकिंग एनी डिले। ठीक है, तो न्यूट्रिशन फर्स्ट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे न्यूट्रिशन। हाँ बोलिए। ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग या ऑब्टेनिंग फूड एंड मेक यूज ऑफ इट। तो क्या है प्रोसेस, जो लोग भी लिखना चाहते हैं देखिए बोर्ड पे भी हाथ रखेंगे, कॉपी पे भी हाथ रखेंगे। जो सही स्टूडेंट होते हैं वो क्या होता है, हाथ से लिखते भी रहते हैं। ठीक है, दोनों काम होगा। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड मेक यूज ऑफ इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा फूड एंड क्या करेगा, यूज करेगा, या तो एनर्जी लेगा उससे या प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। कोई दिक्कत? दिक्कत तुम लोग सभी को इंग्लिश मीडियम वाले ही हो, कोई तो हिंदी मीडियम हो नहीं। ठीक है, क्या बोलें, कितने कुछ लोग तो लिख लिए, समझ गए, दिमाग में भी लिखा गया। ठीक है, आप लिख लिए, लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, बोलिए ना, बोलो बोलो। अच्छा तुम जो भी बोले हम ठीक है समझ नहीं पाए, लेकिन दूसरे लोग को बोलने दे कि वो क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं तुम लोग कल थे भी तो तुम बोलो, अभी बताए हैं ना। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड मेक यूज ऑफ इट, कॉमा देके तब लिखेंगे, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इज इट? आप समझ में आया? फिर से बोल दे, वह प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म भोजन को प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है और उसका यूज करता है, तब वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। राइट डाउन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड मेक यूज ऑफ इट। बहुत सिंपल हो गया। अब सीधे न्यूट्रिशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए थे कल, क्या क्या, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है सभी को मालूम है। अब सभी को मालूम है तो आप बोलते हैं क्या, ये बहुत मैटर नहीं करता है, आपने कॉपी पे क्या लिखा है ये मैटर करता है नंबर लाने के लिए। ठीक है, कॉपी पे लिखते हैं तो नंबर आएगा। वो मॉड्यूल को छोड़ो, मॉड्यूल को घर पे पढ़ो ना, मॉड्यूल को छोड़ पढ़ना। ऑटोट्रॉफिक तो क्या कैसे डिफाइन, कैसे कितना बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, H2 मतलब ऑटोट्रॉपिक में तुमको ऐसे करोगे,
द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाई यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, H2O एट्सेट्रा लिख देंगे, चूँकि क्लोरोफिल नहीं लिख रहे हैं, सनलाइट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तब उसको क्या बोले, तो ऐसे लिखोगे तो और सुंदर लगा। द टाइप ऑफ, उसके बाद क्या लिखेंगे, इन विच ऑर्गेनिज्म, चूँकि सारा बच्चा बोलता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, मम्मी भी भोजन खुद बनाती है ना, तो ऑटोट्रॉफ है, तो फिर क्यों नहीं है। जो कल थे वो नहीं बोलेंगे मम्मी भोजन बनाती है लेकिन मम्मी इज़ नॉट ऑटोट्रॉफिक। नहीं, तुम लोग तो कल थे ना, तुम लोग तो कल थे, जो लोग नहीं थे उनके लिए। तो क्या करती है मम्मी, आखिर करती क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करती, कुक करती है ना, ठीक है। चलिए हो गया, आप समझ में आ गया कंप्लीटली। तो एकदम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि बच्चा के दिमाग में तो जो अपना भोजन खुद बनाता है यही समझाते हैं ना बच्चे से। तो अब सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल, तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया कि ये नहीं कि हम ये पढ़ लिए वो चीज़ जानते थे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सम पर्सन्स आर नॉट राइटिंग, तुम नहीं लिख रहे हो, एक ही पेन है नहीं, अच्छा पहले से लिखे हुए, कोई बात नहीं, तो तुमसे कभी कभी हमको नहीं, हमको दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा, हाँ आयुष, ठीक है, हमको जब कहीं भूलेंगे तो आयुष से ही पूछेंगे आज, ठीक है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, लाइक CO2, H2O एट्सेट्रा इज नोन एज, क्यों काट दी, उसी को हम क्या बोले कि जो हम बोले वही 100% सत्य नहीं है। अपना स्टेटमेंट भी एक्टिव वॉइस भी होता है, पैसिव वॉइस भी होता है ना। अब मेथड कल कितना बताए थे, मेथड ऑटोट्रॉपिक मोड में भोजन बनाने का मेथड 2, एक को क्या बोले फोटोसिंथेसिस और दूसरे को केमोसिंथेसिस। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक को अगर हम लोग देखें कि हाउ दे आर सिंथेसाइजिंग द फूड एंड फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग और डिराइविंग द एनर्जी कहाँ से ले रहा है, इस पे डिपेंड होके हम लोग क्या कहेंगे, दो प्रकार का। तो लिख सकते हैं देयर आर 2 मोड्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग नीचे कर ले, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक को अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हाँ 2 मोड या मेथड, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक। तो इसमें क्या ब्रैकेट में भी लिख देंगे, एनर्जी कम्स फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। और एनर्जी कम्स फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। कम्स फ्रॉम, मतलब बहुत बार ये भी बच्चे लोग को लगता है कि केवल ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन अब हम लोग कुछ बैक्टीरिया भी है, और वो बैक्टीरिया में क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का कुछ नाम लिख सकते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में तो फोटोसिंथेसिस होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें तो फोटोसिंथेसिस होता ही है। तो
तो ये समझ गए यहाँ पे। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में किसको कहेंगे? जब न्यूट्रिशन में क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म बना बनाया भोजन ले रहा है। किससे लेगा? प्लांट से। ऑटोट्रॉफिक से, ऑटोट्रॉफ से, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जब हम लोग साग सब्जी फल फूल खा रहे हैं तो डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन जो लोग मांसाहारी समझते हो, चिकन वगैरह, ठीक है, तो उसमें कहाँ से आएगा? उसमें से पहले ग्रीन प्लांट से गया होगा, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र, फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो बेहतर होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी डिफाइन कर लेंगे। जो लोग अपने कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटाएं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? ठीक है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। सबसे लास्ट में होलोजोइक पे आएंगे। पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में कैसे समझोगे? हम बोलो। डिकेइंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। उतना नहीं भी जोड़े तो कोई बात नहीं है। अगर आप सड़े गले पदार्थों से कोई भोजन ले रहा है तो उस तरह का जो भोजन लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सैप्रोफिटिक। अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म है, भोजन ले रहा है लेकिन लिविंग थिंग से ले रहा है, लिविंग के बॉडी के अंदर में, ठीक है, और जब भी पैरासिटिक होगा तो वो हार्म करेगा ही आपको। जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे अंदर अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, ठीक है, या जो बैक्टीरिया की बात छोड़ें, या फिर मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, वो बॉडी के अंदर गया तो वो क्या करता है? पैरासाइट जब हमारा भोजन पचा हुआ रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। पूरा मेहनत किए हम, खाना खाएं, उसके बाद डाइजेस्ट किए, एब्जॉर्ब किए, ठीक है, और वो ब्लड में था तो ब्लड से वो ले लिया। तो हमारे सेल में जब तक खाना नहीं पहुंचेगा ना, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जो पैरासिटिक में होगा, द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स से होगा तो सैप्रोफिटिक, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। अब यहीं पे सबसे ज़्यादा अब दिक्कत है, होलोजोइक किसको बोलेंगे? ठीक है, तो सिंपल सा देखो, सिंपल सा सोचो तो उसी, हाँ बोलो पहले। ठीक है, तो इतना देखो, जब कोई चीज़ बोलते हो, ठीक है, नंबर तो कटेगा नहीं, लेकिन सामने वाला कितना बच्चा समझा नहीं समझा, तो सिंपल सा अगर ऐसे समझने की कोशिश करें, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड और लिक्विड के रूप में भोजन ऑब्टेन करता है, ऑर्गेनिक मैटर को अंदर लेता है, तो उसको क्या कहेंगे? होलोजोइक। सिंपल सा हो गया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ऑर्गेनिज्म टेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, फ्लूइड भी बोले तो कोई बात नहीं है। हम क्या बोले कि हम लिक्विड बोल रहे हैं तो आप भी लिक्विड ही बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर नहीं कट होगा। आपका बायो में बहुत बार कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ए सेलुलर और ए सेलुलर दोनों अलग अलग मीनिंग हो गया, आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे? द टाइप, बोलिए, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म टेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब बड़े आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहीं पे हम लोग यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के रूप में भोजन लेता है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेप। पहले तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखें, मोस्ट ऑफ यू हैव रिटेन।
जो लोग नहीं लिखे कम से कम टॉपिक भी लिखे रहो कि घर पे ट्राई तो करोगे कि सर तो ये बोल दिए, आज नहीं लिख पाओगे, घर पे ट्राई करोगे, अगले दिन भी तो पंकज सर आएंगे, उस दिन तो पूछो कि सर क्या बोले थे, एक बार रिपीट तो कर दीजिए। यही ना होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा कि इसमें भी तुम लोग को लगता है कि हम लोग को शर्म लगता है, नहीं ना। क्वेश्चन पूछ सकते हो, लोकतंत्र है ना कि नहीं। अभी तुम लोग जब पढ़े होगे 9th में तो तब ना तुम लोग, डेमोक्रेसी था ना 9th में, वाई डेमोक्रेसी, वर्ड डेमोक्रेसी, और उसमें बताया गया ना कि रेन के विषय में उसी से ना बताया गया है, ठीक है। क्या उस पर हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख लेंगे। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए कितने स्टेप में इन्वॉल्व होगा, इंक्लूड करेगा। फर्स्ट इंजेशन, देन थर्ड, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स, फर्स्ट वन, ठीक है। इजेशन का मतलब है कि अपने माउथ में, अपने सेल के अंदर, मतलब भोजन को पहुंचाना। अभी देखिए डाइजेशन, तो आप कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, ऐसे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम भी लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। एंड थर्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे तुम देखोगे तुम्हारे किताब में एनसीईआरटी में देखा रहेगा, जब अमीबा वाले में एब्जॉर्प्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे एक स्टेप कम होता है, क्यों होता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे चूँकि किताब का बात है। उसके बाद एसिमिलेशन और इजेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि इजेशन समझे और इसके बाद हम लोग अब समझते हैं, कोशिश करते हैं कि डाइजेशन का मतलब, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, भोजन को अंदर रखना, अंदर ले जाना, वो क्या है, इजेशन है, इंजेशन सॉरी, ठीक है, इंजेशन। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन का डिफिनीशन ऐसे दोगे कभी भी, डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल is broken down into simple soluble form with the help of digestive enzyme। चूँकि इंजाइम तो बहुत होगा ना, तो डाइजेस्टिव इंजाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग। उसके बाद देखेंगे दो आदमी, बॉयज से एक बोलेंगे, एक गर्ल से बोलेंगे, ठीक है। जब डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज broken down into simple soluble form with the help of digestive enzyme, ठीक है। तुम पहले नहीं बोलोगी, ठीक है, तुम बोलो तो हम हेल्प कर देंगे। डाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं। अब गर्ल्स में भी कोई बोलो, तुम वो तो बोलती है हमेशा, तुम लोग में वाज वो न्यू है, तुम ही बोलो, बैठो। यस, अच्छा देखते हैं दूसरे लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत है, हेजिटेशन भी है ये भी। अब इनमें से बोलो किसका परीक्षा ले ली, 4 लड़कियां हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्ती है, 4 में किसका परीक्षा ले, बताओ। नहीं तो तुमको कल होके कही कि देखो वो तो बता ही नहीं है, तो अपने लोग बताती कि नहीं, बताओ किसका ले एग्ज़ाम, इसी 4 में से सब तुम्हारे लिए अपना ही है। चलो तो कृतिका ही ना, रीतिका बताओ, बैठो। इट्स कॉल्ड डाइजेशन क्लियर हुआ। अब देखो डाइजेशन कितने प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, और एक्स्ट्रा। तो डाइजेशन का अगर हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का लिख लेंगे डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स या इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। पहला इंजेशन, तो क्या लिखेंगे, इतना इक्वल टू
ठीक है, डाइजेशन में लिख लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ। और याद रखिएगा, कभी भी हम रहें या कोई भी टीचर रहे, बायो का जो पढ़ते हैं ना, कोशिश कीजिए कि क्लास में याद हो जाए, क्योंकि बायो बहुत ज़्यादा मैथ की तरह इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि तुम बनते जा रहा है तो बनाते जाओ 2 घंटा 4 घंटा, आधा घंटा पढ़ोगे तो मूड कभी कभी ऑफ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि दोबारा तुमको क्लास में याद हो जाए। ये चीज़ को हम कोशिश करेंगे, ट्राई तो आपको भी करना है। तो डाइजेशन समझ जाएंगे, लिख लेंगे। अब डाइजेशन को हम लोग क्या लिखें, ठीक है, एक लिखते हैं इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ये तो वर्ड से भी पता चल जा रहा है। अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो तो, सेल के बाहर हो तो, इफ डाइजेशन अकर्स देन इट इज कॉल्ड, इफ अकर्स आउटसाइड द सेल। अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है, व्हाट टाइप ऑफ ए डाइजेशन इज फाउंड इन आवर सेल्फ। हम लोगों में हाथ पहले उठाइए, कितने लोग बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन फाउंड इन आवर सेल्फ। इतने सारे हाथ उठ गए। तुम कल तुम थे ना, जब फिर भी तुम पहले बताओ। नहीं, आप दोनों में से ओनली वन, यू आर हैविंग द ओनली इंट्रासेलुलर। आप इंट्रासेलुलर बोल रहे हैं ना आयुष्मान? नहीं, जस्ट यू हैव बीन गिवन 2 ऑप्शंस वेदर आई। हाँ, तुम भी इंट्रासेलुलर, हाँ बस, हाँ बोलो बोलो। तुम एक्स्ट्रा सेलुलर बोले, हाँ। अनुराग और अनुराग के बगल में भी हाथ उठाया है। एक्स्ट्रा सेलुलर, तुम इंट्रा सेलुलर। रितिका इंट्रा, आप मीनाक्षी, कितने लोग इंट्रा सेलुलर के हाथ उठाए? नहीं, हम नहीं उठा सकते क्योंकि हम टीचर हैं ना। आप आयुष हाथ उठाओ। अरे 2 में से एक ही ऑप्शन है, ठीक है, हम प्रूव कर लेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है। कैसे? अब ध्यान दीजिए, जो आपको प्रूव करने जा रहे हैं वही चीज़ को ध्यान दें। हम लोग के बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का नाम सुने थे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को आते हैं तो फिर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले तो एक सिंपल सा बात सब कुछ समझते चले जाते हैं, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनाल को सोचने की कोशिश करें, अगर इसको ड्रिल करके एक होल बना दे, ड्रिल करके होल बना दे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा तो कोई पेन दो, ठीक है, थोड़ा सा गंदा होगा, कोई बात नहीं है। चलो, अब देखो, मान लेते हैं ये तुमको एक कैविटी दिख रहा है, ये कैविटी। अब मान लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला पोर्शन अगर माउथ है, इधर एनस है, ठीक है। हम लोग देखिए कि अब इसी चीज़ को फिगर से भी ड्रॉ कर रहे हैं आपका। और ये वाला, ये थर्मोकोल में प्रत्येक एक जो तुम निकालोगे एक एक बॉल की तरह, गोली की तरह दिखेगा। प्रत्येक गोली को एक सेल मान ले, ठीक है। अब अगर एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देख रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सेल चारों तरफ से है। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग भोजन किए, जब भोजन मुंह के अंदर रखते हैं, बकल कैविटी के अंदर आया, अब भोजन कहाँ पे आ रहा है? इस वाले पार्ट में, इसी में ना आया क्या? ये वाला चीज़ यहाँ पे एक सेल के अंदर है या सेल के बाहर? सेल के बाहर है। ये तो सेल से घिरा हुआ ना है।
लेकिन यहाँ इस वाले बीच में तो सेल है नहीं ना। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? इसी में हुआ, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे लाइपेज हो, या कोई भी हो। ये सॉलिड पार्ट था, ये क्या हुआ? ये सॉलिड पार्ट डाइजेस्ट हो गया और हम क्या बोले? सॉल्युबल फॉर्म में आ गया। अब सॉल्युबल फॉर्म में आ गया तो अब ये क्या हो गया? जब सॉल्युबल, देखो हम लोग बोलते हैं बोलस, काइम, काइल, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में होगा। बोलस, काइम, काइल, ठीक है, निश्चित होगा। अब ये हम लोग देखते हैं कि पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। और 9th में पढ़ के आते हैं सेल इज द स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं वाकई में सेल करता है। रेस्पिरेशन कल बताए थे ना कि नोज और लंग्स नहीं होगा। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हम लोगों में जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन। 3 रेस्पिरेशन हम लोग में है, तीनों एक ही रेस्पिरेशन का पार्ट है, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर। सेलुलर वाले में है जो आपको कैटाबॉलिज्म हुआ था, किस चीज़ का? ग्लूकोज का। अब मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाए थे, स्टार्च खाए थे, वो फाइनली डाइजेस्ट होके क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या है? सॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि एक छोटा सा बच्चा है 1 महीने का और उसको क्या नारंगी या सेव खिला सकते हो? नहीं। लेकिन अगर जूस बना के दिया जाए तो दे सकते हैं ना? लिक्विड फॉर्म में देंगे तो हो जाएगा सॉल्युबल फॉर्म में। तो अब जो सॉलिड था वो मेरा क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब तुम लोग निश्चित तौर पे ये बात भी सुने रहे होगे कि जो पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सबसे पहले एब्जॉर्ब कौन करता है? विलाई या विल्ली, वर्ड सुने थे। दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पर्टिकुलरली इन द जेजुनम, ठीक है। विलाई पढ़े थे ना, मतलब हम भी पढ़ाएंगे। तो विल्ली के अंदर क्या है? बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज है। अब ये पचा हुआ भोजन सबसे पहले किस में आ गया? ब्लड में आ गया। ब्लड में क्या आया? ग्लूकोज। और ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी होते रहता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ब्लड इधर से ग्लूकोज को लेते जा रहा है, लेके चल रहा है, और इसके बगल में सेल सब है। हो सकता है किसी सेल को एनर्जी की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन किसी को एनर्जी की ज़रूरत भी तो होगा। हो सकता है इसमें ग्लूकोज बिल्कुल ही नहीं है, नील है। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या कहता है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये ग्लूकोज ऑटोमेटिकली कहाँ पे आएगा? सेल के अंदर चला जाएगा। अब किसके ऊपर काम छोड़ दिया गया? सेल के ऊपर, ठीक है। उसी तरह दाल खाए थे तो दाल में मोस्टली क्या रहता है? फैट, प्रोटीन या स्टार्च? प्रोटीन। और कोई भी प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, ठीक है, एमिनो एसिड के जुड़ने से बना है प्रोटीन। इसका मतलब है कि प्रोटीन जो डाइजेस्ट होगा तो क्या मेरा बनेगा प्रोडक्ट? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड भी ब्लड के थ्रू जा रहा है, और जिसको ज़रूरत होगा एमिनो एसिड वो भी एक्टिवली या पैसिवली, एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी कितने लोग जान रहे हैं? केवल हाथ उठाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, नोबडी बोलिए। नहीं, ठीक है, एकदम याद रखना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तब कहा जाएगा, मूवमेंट तब कहा जाएगा जब उसमें एनर्जी को यूज किया जाए, कंज्यूम किया जाए। when you are doing something and for that you are investing or consuming some amount of energy, then it will be called active. लेकिन जब आपने एनर्जी नहीं यूज किया, इसके बावजूद
बड़े आसानी से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करके सेल के अंदर पहुंचा, तो ये तो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है तो ऐसी स्थिति में क्या इसको कहा जाएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट में दो ट्रांसपोर्ट हर जगह तुमको आएगा बायो वाले स्टूडेंट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में क्या बोलते हैं? व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग व्हाट? एनर्जी, देन इट विल बी कॉल्ड। व्हेन समथिंग इज ट्रांसपोर्टेशन का डन किया गया एंड विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, देन इट विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा ही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो सिंस ग्लूकोज 5 है और यहाँ पे क्या है? 0 था, तो ऑटोमेटिक। लेकिन अमीनो एसिड से क्या बनने वाला है? अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाता है? प्रोटीन। और जान जाओ प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल या फूड कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसी से प्रोटोप्लाज्म बनेगा। जो प्रोटोप्लाज्म नाम सुने हैं? जब तुम लोग सेल को डिफाइन करते थे तो अब एक लाइन उसमें और भी जोड़ लो कि सेल को वो लिखने के बाद एकदम स्पष्ट लिखना, इन फैक्ट सेल इज ए पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय डेफिनिट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? जब सेल को हम लोग सेल पे आ रहे हैं, ग्रेडियंट ये सब चीज़ पे आ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जब आपके एमिनो एसिड अंदर जाएगा तब तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा, तब तो एक सेल से दो सेल बनेगा। आपके बॉडी के अंदर में जो इंटरनल अगर कुछ टूटा फूटा होगा तो उसका रिपेयरिंग भी तो होना है, रिप्लेसमेंट भी तो होना है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सपोज दैट कि इसमें यहाँ पे एमिनो एसिड ए फॉर एमिनो एसिड यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एमिनो एसिड 7 है, लेकिन सेल फिर भी चाहेगा कि हमें एमिनो एसिड को हम लेंगे ही, एमिनो एसिड को लेंगे ही। ऐसी स्थिति में अब इसको ब्लड में से इसके अंदर लेने के लिए अगेंस्ट द ग्रेडियंट हुआ। अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को खर्चा करना पड़ेगा, तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा। अगर जो बहुत जोड़ी है, तुम ही लोग के घर में मम्मी पापा बहुत बार खुश नहीं रहते होंगे, तुम 8 घंटा भी पढ़ लो ना, और कह दिए कि 8 घंटा पढ़ लिए, हाँ तो 6 घंटा टीवी भी तो देखे हो, खेले भी तो, ऐसे भी मतलब 2 घंटा और भी पढ़ लो, तब पर भी उनको संतुष्टि नहीं कि मेरा बच्चा 24 घंटा में 25 घंटा में भी पढ़े। हाँ पढ़ लो, अब 25 घंटा 25वां घंटा कहाँ से लाओगे तुम लोग सोचो, है? तो कभी भी संतुष्टि होता है? नहीं होता है। आप लोग भी वैसा सेटिस्फाइड नहीं होइएगा, जितना पढ़िएगा अच्छा है, ठीक है? तो हम लोग क्या कहें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब हम लोग देखें इसके अंदर में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हुआ। अब इसके अंदर एक सेल के अंदर में ग्लूकोज आ गया और एक के अंदर में एमिनो एसिड सब आ गया। अब इसमें क्या होगा? ग्लूकोज हम लोग क्या बोले? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस। उसमें क्या होगा? आइदर सेल विल फॉर्म प्रोटोप्लाज्म और एनर्जी, मतलब कि फॉर्मेशन, आइदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और रिलीज ऑफ एनर्जी, बोथ विल बी कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या चीज़ का यूज हुआ? न्यूट्रिएंट का यूज हुआ, भोजन का ही नहीं यूज हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं पहले कि बहुत कल चिल्लाते ही चले जा रहे हैं, नहीं ना? हम लोग क्या बोले थे? पहले तो एक कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में आ जाए पहले कि एसिमिलेशन इज द प्रोसेस किस चीज़ का? आइदर टू मेक प्रोटोप्लाज्म और रिलीज एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल। एसिमिलेशन प्रोसेस किसको कहेंगे? आप बोलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। अरे तुमको भी अभी हाथ देंगे उठने के लिए, तुमको भी, तुम उसको नहीं इशारा करो। हाँ बोलो, एसिमिलेशन कैसे बोलोगे? व्हाट इज एसिमिलेशन? कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़ी हो जाता है कोई भी।
आयुष्मान भी बहुत बार बोला है, तुम भी बोले, अनुराग भी कल बोला, तुम्हारे बगल में तुम बोलो तो अनुराग के बगल में एसिमिलेशन, और रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सिंपल तो है बटो, एसिमिलेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें जो फूड का मतलब डाइजेस्टेड पार्ट सेल के अंदर गया तो उसका मेक यूज करना है। या तो हमारा रिक्वायरमेंट अभी एनर्जी का होगा तो क्या होगा, एनर्जी उससे बनाएंगे, या हमको हो सकता है कि एनर्जी और प्रोटोप्लाज्म दोनों की जरूरत पड़ेगी तो दोनों होगा, एट ए टाइम होगा, दोनों एट ए टाइम होगा। तो आइदर सिंथेसाइजिंग या फॉर्मिंग प्रोटोप्लाज्म और रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4th स्टेप में आ गया एसिमिलेशन। लेकिन हम लोग प्रत्येक दिन बहुत सारे ऐसे चीज़ों को खाते हैं जो हमारा बॉडी अभी तक उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। जैसे रफेज मतलब सेलुलोज से बना हुआ जो भी आइटम है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सेलुलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ों को खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं है। अपेंडिक्स हेल्प करता है, लेकिन आपको कब तक, अप टू सर्टेन एज। आप यहाँ पे इंडिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हेन यू विल गो अब्रॉड, जब बाहर जाएंगे और बाय द वे डॉक्टर बनते हैं तो और सर्जरी में आपका है तो आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स तो आप उसका अपेंडिक्स निकाल दे, देन आफ्टर इट बिकम्स अ वेरी वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है, इनिशियल स्टेज में रहता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो वेस्टिजियल हमको लगता है कि इवोल्यूशन चैप्टर में तुमको आएगा, ठीक है, तुम लोग को जेनेटिक्स वाले में आएगा इवोल्यूशन में। तो हम लोग क्या बोले कि बहुत सारा ऐसा चीज़ खाएं जिसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम बॉडी में नहीं पाया जाता है, तो अब क्या होगा, अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। तो अनडाइजेस्टेड होगा तो क्या होगा, वो आगे की ओर मूव करेगा। मतलब अगर मान ली कि बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमिक, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट, और उसके बाद रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस से बाहर निकल जाएगा है। तो इस प्रोसेस, तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का शरीर से बाहर निकलने के प्रोसेस को इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग चीज़ है। एक्सक्रीशन अलग है, इजेशन अलग है, दोनों में होता सेम है लेकिन फिर भी टेक्निकल डिफरेंस है। जो इजेशन वाले में होगा, अनवांटेड मटेरियल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, लेकिन एक्सक्रीशन तब कहेंगे अनवांटेड मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। वो टॉक्सिक नेचर का है तो वो सेल के बाहर आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर हो सकता है ब्लड में जाए, ब्लड के माध्यम से किडनी में पहुंचा, जैसे यूरिया वगैरह का एक्सक्रीशन हम लोग कहते हैं ये चीज़ को। क्योंकि ये भी तुम्हारा है, जब मॉड्यूल्स भी तुमको मिला हुआ है, साइड बुक भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ का चर्चा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने लोग नहीं बता सकेंगे, वही हाथ उठाएं। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, कितने लोग नहीं बताएंगे, वही हाथ उठाएं। मतलब तुम नहीं बता पाओगे, अच्छा, आप बगल में बताएंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? हाथ नहीं उठाओगे तो कैसे होगा, काम चलेगा? बोलिए, कोई भी, वो दोनों हाथ उठाए कि नहीं जानते हैं? अनुराग तुम बोलो। तो दिस इज द डाइजेशन। हम बोल रहे हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? देखो 2 आदमी ज़्यादा, हाँ मीनाक्षी पहले तुम बोलो, हाँ ठीक है।
अच्छा आप बोलिए, लिक्विड कुछ आया कुछ, तो बैठो अनुराग, बैठो तुम भी बैठो, हाँ आप बोलिए। फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड या बोथ। तो हम लोग क्या होता है, हम लोगों में कैसा न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक होगा, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब सॉलिड है, ठीक है। बैठिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितना स्टेप आएगा, कौन कौन, ठीक है। और डाइजेशन कितने प्रकार का, लास्ट बेंच, तुम लोग पढ़ाई कम कर रहे हो, ठीक है। लास्ट बेंच, हाँ बताओ, बीच में बैठे कॉपी उठा, हम लोगों में किस तरह का डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर कि सेल के अंदर या सेल के बाहर, सेल के बाहर। अब क्लियर हो गया कैसे, हम लोग प्रैक्टिकली समझ गए, ठीक है। जो कैविटी में होता है, अब टाइम है कि खत्म हो गया है, खत्म, हाँ अमीबा में इंट्रासेलुलर, पैरामीशियम इस सब में, चूंकि इनगल्फ करता है, ठीक है। तो और यूग्लिना में दोनों तरह का होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, याद रखिएगा। इसीलिए यूग्लिना को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, चूँकि उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, ठीक है, और वो आप जो इंजेक्शन भी कर रहा है, कितने तक, किसके, बिल्कुल क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे है, तब न बनाएगा भोजन, ठीक है, यूग्लिना में। इसीलिए इसको मतलब यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक इसलिए माने कि कुछ फीचर इसका प्लांट सेल की तरह है, कुछ फीचर उसका एनिमल की तरह है, तो फिर उसको क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक। जैसे वायरस के विषय में क्या बोले कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। तो अब समझ में आया, इतने तक में कोई दिक्कत नहीं। अब कोशिश कीजिएगा जितने भी टॉपिक को खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, जहाँ पे हम तो हैं, चूँकि अब हमारा क्लास संडे को होगा, ठीक है, संडे को होगा, तो आप चैप्टर को कम से कम थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो पूछने में भी अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो जी तुम लोग, नहीं देख क्या रहे हैं, देख ही तो रहे हैं केवल। क्या नाम है तुम्हारा, हाँ अरे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं ना, तुमको पनिशमेंट थोड़ी दे रहे हैं। रियांश, ध्यान से पढ़ो और समझ जाओ कि बायो मैथ से भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बायो पढ़ना आसान भी नहीं है और पढ़ने में जल्दी मन भी नहीं लगता है। लेकिन आई होप कि मेरे साथ पढ़ोगे तो कम से कम ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम कहीं 11th के बच्चे को बहुत सारी चीज़ बता सकोगे, ठीक है, क्योंकि आज भी